कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन 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 आज हम लोग फिर से कुछ और बेहतर क्वेश्चन लिए हुए हैं। आज भी हम लोग जो है एक डिविजन वाला क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपका आते रहेगा बिकॉज इसका रिपीटेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना ही चाहिए। अगेन आज कुछ बेहतर और क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी बार पढ़े हुए, ये तो बन ही जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन और बेहतर क्वेश्चन है, इसको समझें, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। अगेन यहाँ आने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 5 मिनट के लिए आपको सब कुछ भूल जाना, हम एपी में क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे, अभी सब कुछ भूल जाओ। अभी जो मैं पूछूंगा सिर्फ आपको वो ध्यान में रखना है। हम लोग 5 मिनट के लिए डिवीजन करने वाले हैं पिछला। अगर आपको जो है मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दूँ, खत्म ये, अच्छा इसको हटाया जाए। अगर आपके सामने जो है ना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रहे, इसका वैल्यू रहे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रहे, और हम पूछेंगे हाँ आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है कितना है, -6 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 है, तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो? तो बताओगे, जल्दी से बताओगे। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका 5 है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। पहले आपको खुद बनाना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप खुद बता सकते हो, जल्दी बताओगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया ठीक है ना, बतावत हैं, जल्दी इसका बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होगे। देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानत है। अब सिंपल सा यहाँ पर x² लिख लिए, हाँ भैया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है भैया, -6 है, तो -6 लिख लिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5 लिख लिए। अब इसको आराम से सॉल्व कर देना है। जो ये इक्वेशन आएगा यही इक्वेशन आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगेन आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन पूछ ही ले आपसे, हाँ प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे समझोगे और आपको बताना है, ठीक है। यहाँ देखोगे, ये क्वेश्चन शायद आप बचपन में ही पढ़े होगे, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जो है 45 रुपीज़ में, समझोगे, अगर 45 रुपीज़ में आप 1 केजी चीनी परचेज करते हो, कितना केजी, 1 केजी चीनी परचेज करते हो, और आपके पास जो है ना, आपके पास 805 रुपये है, कितना रुपये है आपके पास, 805 रुपये है, तो आप कितना चीनी परचेज करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जल्दी बताओगे। इसका सॉल्यूशन तो आपको ही बताना है। मान लो आप दुकान गए, हाँ आप दुकान टहलते हुए, भाई माँ जी भेजी, जाओ मेरी प्यारी बेटी जाओ कुछ लेके आना। दुकानदार बोला 1 किलो चीनी का दाम 45 रुपये, और आपके पास 805 रुपये थे, माँ जी बोली थी पूरे के पूरे रुपए का आपको चीनी खरीदना है, तो दुकानदार कितना केजी चीनी आपको देगा वो आपको बताना है, जल्दी बताओगे। उम्मीद करते हैं इसका सॉल्यूशन आप खुद दे सकते हो, जल्दी इसका सॉल्यूशन देना है जल्दी से। भैया ठीक है ना, सॉल्व करत हैं, क्या ही समस्या है, तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ ध्यान दोगे आप, यहाँ 45 रुपये में कितना केजी चीनी मिल रहा है भैया, 45 रुपये में 1 केजी चीनी मिल रहा है। तो 1 केजी चीनी का दाम, सिंपल सा 1 केजी चीनी का दाम जो है आपका, इस 1 में 45 से डिवाइड कर देंगे, 1/45 हो गया, और यहाँ पर 805 रुपये है ना, 805 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना केजी चीनी निकल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करें, जल्दी बोलो, इसको सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। आप पहले सॉल्व करोगे, ठीक है भैया जी। ये कटेगा, उम्मीद करते हैं ये नहीं कटने वाला, 6 7 नहीं कटेगा, इसका रिजल्ट इतना ही हो जाएगा, 161/9 kg, इतना चीनी होने वाला, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे, ठीक है। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है -3, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा दिया हुआ है 2, और अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है 1, तो आपको बताना है क्यूबिक इक्वेशन क्या होने वाला, जल्दी बताओगे। क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको, क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला, अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, आपको ऑल फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। जल्दी से बताओगे इसका क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, और उस फॉर्मूले पर हर एक टर्म का वैल्यू पुट करोगे और जल्दी से क्यूबिक इक्वेशन बनाओगे।
हो गया होगा। वीडियो रोको और पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ देखो क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, हाँ भैया क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सिंपल सा, जैसे वहां पर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स था, अब फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा था, पहले प्लस लेना है फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं ना। सेम वही चीज यहाँ पर करना है, पहले एक्स क्यूब, यहाँ प्लस ले लिए फिर माइनस होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यूब था तो स्क्वायर हुआ, माइनस हो गया, माइनस के बाद फिर प्लस होगा, प्लस ये टर्म लेना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस होगा, फिर अल्फा बीटा गामा। ये था आपका सिंपल सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना है। ओके भैया, ध्यान में रखेंगे। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख लिए इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस था प्लस लिखे, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स, माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। इसको सॉल्व करना, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो गया। यही आपका क्यूबिक इक्वेशन है। उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आपको। चल, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगेन 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 एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चल, वो क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अगर जो है 10 रुपए में 2 पेन मिलता है, 10 रुपए में 2 पेन मिलता है, आपके पास 830 रुपए, तो बताओ आप कितना पेन परचेज करोगे? ये बताना है आपको, कितना पेन परचेज कर पाओगे, इसके बारे में आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं देने वाला, इसका सॉल्यूशन आपको खुद से बनाना है। अगर 10 रुपए में 2 पेन परचेज कर सकते हो आप, मतलब 2 पेन तो मिलते ही है ना, हाँ जी, तो 830 रुपए आपके पास है, टोटल कितना पेन आप परचेज कर सकते हो, ये आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बताओगे, अच्छे तरीके से बताओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। कल के क्लास में, हाँ जी, कल जो है हम लोग रिवीजन कर लिए थे। उसको तनी कैमरा सही करने दो, ठीक है, ओके। हाँ, कल क्या किए थे हम लोग? कल रिवीजन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ओके। और एक बार मैं फिर से कहने वाला, अगर कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछना है आपको, ठीक है। यूँ ही अच्छा कोई नहीं, समस्या है तो खुद निदान कर लेंगे, वो आपको अपने मन में नहीं सोचना, समस्या को मन में नहीं रखना है। तनिक भी प्रॉब्लम है पूछो कि हर एक चीज़ क्लियर होगा, याद रखना, ओके। यहाँ देखोगे आप, हमारे सामने ढेर सारा क्वेश्चन है। भैया ढेर सारा क्वेश्चन कहाँ है? बस 5 ही तो क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान देना है आपको। हम लोग 5 ही क्वेश्चन है, इसी को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले आपको पढ़ना है, समझना है हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम लोग के क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा जा रहा है, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस बात को समझो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मतलब हमको जो है 20वां टर्म ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करना है? लास्ट टर्म से हमको 20वां टर्म ज्ञात करना है। अच्छा, आपके सामने एक बहुत प्यारा सा, अगर हम एपी लिखे, आप खुद विचार करोगे, हम लिख लिए 2, 4, 6, 8 और 10। ये हम लोग अभी बहुत ही प्यारा सा एपी लिख चुके हैं। इसमें स्मॉल ए क्या हो जाएगा भैया? स्मॉल ए 2 हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल भैया ए तो 2 हो गया, ए एन क्या हो गया? ए एन मतलब लास्ट टर्म ही मान के चलना है। ए एन हमारा 10 हो गया, जिसको हम लोग एल कहते हैं, बिल्कुल सही। अगर एन का वैल्यू जैसे पुट करेंगे, A5 पुट करेंगे, A6 पुट करेंगे, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन सा टर्म की हम बात कर रहे हैं, वो टर्म के बारे में बात होगा, ठीक। आज के बाद से सुन लो, अब से हम लोग जब भी लास्ट टर्म को लिखेंगे तो AN से डिनोट, अच्छा ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ चुके हो, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था इस सारे फंडे को, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक। एन को समझने में आपको समस्याएं नहीं होगी। अगर हम लोग सिर्फ एन लिखेंगे तो हम उस टर्म की बात करेंगे जिस टर्म से हमारा काम है, ठीक है। और जब भी हम एल लिखेंगे, एल का मतलब सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म से होता है, ये आपको समझना होगा, ओके। यहाँ पर एल क्या दिया होगा भैया? एल हम लोग का 10 दिया होगा, बहुत अच्छे। अगेन डी क्या दिया होगा? डी हम लोग का 4 - 2 अर्थात 2 दिया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बोले, अगर यहाँ पर हम आपसे पूछे क्या, इसका आपको दूसरा टर्म बताना है, कहाँ से इसका, अच्छा ध्यान से समझो, हमको जो है स्टार्टिंग से दूसरा टर्म बताना है। कहाँ से? स्टार्टिंग से हमको दूसरा टर्म बताना है, हमको A2 निकालना है स्टार्टिंग से, ठीक। एक और क्वेश्चन है, हमको एंड से जो है दूसरा टर्म निकालना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हुआ,
ध्यान से समझना, मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, आपको स्टार्टिंग से जो है दूसरा टर्म बताना है, अर्थात 2, 4, 6, 8 और 10 में स्टार्टिंग से दूसरा टर्म कौन सा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा स्टार्टिंग से दूसरा टर्म। अर्थात स्टार्टिंग से अगर हम कहें कि आपको सेकेंड टर्म बताना है तो आराम से आपने क्या कहा, भैया ये 4 होगा। 4 हम लोग कैसे निकालेंगे 4? सिंपल सा, हम a2 का वैल्यू निकालेंगे। हाँ भैया, a2 का मान क्या होता है, a प्लस डी। a का वैल्यू यहाँ पर 2 है और d का वैल्यू कितना है, डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा, d का वैल्यू भी 2 है, अर्थात यहाँ पर हम लोग का सिंपल सा 4 निकल जा रहा है। अगर इसी चीज को हम एंड से कहने वाले, एंड से, तो आपके पास दो तरीका है बनाने का। पहला तरीका है, भैया बोले हैं एंड से करने के लिए हमको ना, हम एंड से दूसरा टर्म बोले, हम सिंपल सा सीरीज को ही उल्टा कर देंगे। अर्थात सीरीज अभी 2, 4, 6, 8 और 10 लिखा हुआ है, और भैया क्या बोले हैं, भैया बोले हैं जो ये सीरीज है ना 2, 4, 6, 8 और 10, हमको अंत पॉइंट से, मतलब एंड से जो है हमको दूसरा टर्म बताना है आपको ना, हमको लास्ट टर्म से दूसरा टर्म क्या होगा वो बताना है। तो आराम से आप बोलोगे भैया लास्ट टर्म से दूसरा टर्म ही बताना है, हम स्टार्टिंग करते हैं, ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, अर्थात लास्ट टर्म से अगर हमसे पूछिएगा तो दूसरा टर्म हम लोग का 8 हो जाता है। अब इस 8 को कैसे निकालेंगे, इसको बनाने का आपके सामने दो रास्ता है। दो रास्ता कौन कौन सा है, उस दो रास्ते पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे यहाँ से, ओके। सुनो, पहला तरीका है आपके पास, पहला तरीका जिससे आप इसको बना सकते हो, हमको 8 आंसर निकालना है, ये ध्यान में रखना। पहला तरीका है 2, 4, 6, 8 और 10, ये हम लोग के सामने एपी दिया हुआ था। हाँ जी, ये एपी दिया हुआ था, ओके। हमको बोला गया था कहाँ से, एंड पॉइंट से जो है हमको दूसरा टर्म बताना है वो क्या होगा। तो सिंपल सा हम इस सीरीज को उल्टा कर देंगे, अर्थात न्यू एपी यहाँ से लिख सकते हैं। न्यू एपी क्या होगा हम लोग का, सिंपल सा हम इसको उल्टा कर रहे हैं, पहले 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर 8 लिखेंगे, फिर 6, फिर 4, फिर 2 लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर इसको उल्टा कर दिए सीरीज को, ठीक है, उल्टा सीरीज कर दिए। अब सिंपल सा इसके लिए हम लोग का ए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ भैया, डी क्या हो जाएगा, 8 में 10 को डिफरेंस करेंगे, 8 में 10 को डिफरेंस करेंगे, हम लोग का -2 हो जाएगा। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब हमको दूसरा टर्म बताना है, A2 निकालना है, तो सिंपल सा हम लोग a प्लस डी फॉर्मूला पुट करेंगे। ए का मान 10 है, डी का मान -2 है, तो 8 निकल गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोग एंड पॉइंट से टर्म को निकालते हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को और जो समझाना चाह रहे हैं उस चीज को समझ गए होंगे। और एक दूसरा तरीका क्या है, याद पारो, पहला क्लास जब श्री श्री 108 महाराज जी आपके सामने एक नया नामांकन कर रहे थे, वो 2 फॉर्मूला लिखे थे, शायद उन दोनों फॉर्मूला पे उन्होंने कहा था कोई भी ध्यान ना देना है, और जिन्होंने ध्यान दिया होगा उसको अभी समस्याएं नहीं आ रही होंगी। वो तो महाराज जी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ना लिखा होगा या ऐसे लिख दिया होगा, कभी नहीं। उन्होंने 2 फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको ध्यान में होगा तो उन्होंने क्या लिखा था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका भी प्रयोग हम लोग इसे जस्ट पिछले वाले क्लास में किए हुए हैं, बिल्कुल किए हुए हैं। एक और प्यारा सा फॉर्मूला उन्होंने लिखा था कि an बराबर l प्लस, याद पारो, n-1 इंटू माइनस डी लिखा हुआ था। ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट से, यह आपका था एंड पॉइंट से, ठीक है। मतलब हम लोग इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम लोग को एंड पॉइंट से बोला जाएगा तो हम लोग ए की जगह लास्ट टर्म लेंगे और डी का मान हमेशा माइनस में लेंगे, बस ये 2 चेंज करना होता अगर एंड पॉइंट से कहा जाएगा तो। एक बार फिर से समझना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से कहा जाएगा तो हम लोग सिंपल सा फर्स्ट टर्म लेते हैं और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम रहता है। हाँ भैया, ये तो हमका समझ में आ बैठे। लेकिन जब एंड पॉइंट से कहा जाएगा, कहाँ से, जब हमको एंड पॉइंट से पीछे वाले टर्म से कहा जाएगा, हाँ आपको एंड पॉइंट से अर्थात लास्ट टर्म से आपको लेना है, उस कंडीशन में आपको लास्ट टर्म से बोला जाएगा तो हमको फर्स्ट टर्म नहीं लेना है, हमको फर्स्ट टर्म की जगह पे यहाँ पर लास्ट टर्म लेना है, ओके। एल का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग को डी के जगह पर -d का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है जब इस एपी को हम लोग चेंज कर देते तो ये आपका 10 से 8 बन रहा, 8 से 6 बन रहा, 2 की कमी आ रही है, अर्थात पहले 2 मेरा इंक्रीज कर रहा था, अब पलटने के बाद जो है आपका डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। पहले मान आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग पलट लिए तो अब मान जो है आपका डिक्रीज कर रहा है, अर्थात यहाँ डी में भी चेंज जाएगा, इसलिए यहाँ चेंज आया है। अब हम फॉर्मूले का प्रयोग करके बनाएंगे, ध्यान से समझोगे। हम लोग के पास एपी क्या है, सिंपल सा हम लोग के पास एपी है 2, 4, 6, 8 और 10। अब हमने कहा कि आपको पीछे से
मतलब आपको जो है लास्ट टर्म से दूसरा टर्म बताना है। तो सिंपल सा आप बोलो अच्छा 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 हमको दूसरा टर्म बताना है, कहाँ से? लास्ट टर्म से बताना है, बताएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो हम लोग लिखते हैं सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से हमको सिंपल सा सेकेंड टर्म बता देना है। तो लिखते हैं अच्छे से लिख दो पूरा का पूरा सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। क्या होगा फॉर्मूला? सिंपल सा मेरा प्यारा सा फॉर्मूला हो जाएगा। हमको a2 का वैल्यू निकालना है, लेकिन वो लास्ट टर्म से निकालना है। तो l प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस डी होने वाला। सिंपल सा l का वैल्यू क्या है? 10 है, प्लस n माइनस वन इंटू आपका सिंपल सा क्या बोलना है समझोगे आप। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करो। n का वैल्यू कितना है भैया? सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, n का वैल्यू 2 हो गया। हाँ जी, d का मान कितना है? d का मान आपका कितना है? डिफरेंस कितना हो रहा है भैया जी 2 हो रहा है डिफरेंस। सिंपल सा यहाँ पर आपको -2 लिखना है, इसको सॉल्व कर देना है। 10 प्लस 2 में 1 घटा 1, 1 इंटू -2 हो जाएगा। 10 में जैसे हम -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का 8 निकल जाने वाला। मेरे ख्याल से आप फॉर्मूला भी अप्लाई करने के लिए सीख चुके हो, लेकिन हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ओके, ये तरीका आसान है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है आखिर ये चल क्या रहा है। ओके, बस इसलिए मैंने समझा दिया। अब हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे। पहला नंबर क्वेश्चन, इसको लिखना है इस टर्म को तो लिख लो आप, एन वाले टर्म को। ठीक है, वैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा होगा, भले ही मैंने नहीं कहा था लिखने के लिए, लेकिन आप लिखे होगे ऐसा मान के चल रहे हैं। हम लोग सिंपल सा पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसको तब आप खुद सॉल्व कर सकते हो। पहले नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप समझ चुके हो। आप दोनों तरीका में से जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा उस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर आप चाहते हो इसको और आसानी से यहाँ पर सॉल्यूशन करना, इसको और आसानी से भी हम सॉल्व कर सकते। सिंपल सा लास्ट टर्म से बोला गया है तो हम सीधा लिखेंगे। क्या लिखना है? बराबर a2 बराबर क्या हो जाएगा भैया जी? a2 बराबर सिंपल सा l प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ n2 है, 2 से 1 कम क्या होता है? 1 होता है। 1 इंटू माइनस डी, अर्थात यहाँ पर माइनस डी हो जाएगा। अब l का वैल्यू 10 है, माइनस डी का मान कितना है? 2 है, यहाँ पर 8 हो गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के लिए आपको हर एक चीज समझना होगा आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं बाद में एपी पढ़ने के बाद देखोगे भैया यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ प्लस कैसे आ गया। अगर ये सवाल होगा तो समझ लो फिर आपको जो है अच्छा ठीक है, रहने देते हैं, हम एक फॉर्मूले से ही काम चलाएंगे। ठीक है, और बनाएंगे इस तरीके से। ज़्यादा फॉर्मूले अपने दिमाग में ना ही रखना है, वरना आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो मुझे जो है बहुत परेशानी होगी। हाँ जी, समझाने में फिर बहुत दिक्कत होगा। बस मेरा काम था स्टार्टिंग में समझा देना, ऐसे भी बनता है। ठीक है, बाकी हम लोग बनाएंगे सिर्फ एक ही फॉर्मूले से। हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम फॉर्मूले याद करने का, लेकिन समझना चाहिए आपको क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। चलो पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें स्पष्ट तौर पर आपके सामने ये कहा गया है कि हमको 20वां टर्म ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करना है? लास्ट टर्म से ज्ञात करना है, और एपी दे दिया गया है। पहले हम लोग एपी लिख देते हैं। ठीक है, गिवन एपी क्या दिया हुआ है? सिंपल सा एपी दिया हुआ है 3 8 13 डॉट 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 2 5 3। हम लोग देख रहे हैं इसके बीच कितना डिफरेंस हो रहा है। इसके बीच जो डिफरेंस हो रहा है वो 5 का हो रहा है ना। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है? डिफरेंस मेरा 5 का हो रहा है, इस बात को समझना। ओके, अब हम लोग इसको इस एपी को पलटने वाले हैं। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर न्यू एपी क्या हो जाएगा? इसको पलट देते हैं 253, फिर 253 हो गया। यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस कितने का हो रहा है? डिफरेंस हमारा जो है यहाँ पर सिंपल सा 5 का हो रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। इसमें 5 घटाओ कितना होगा भैया? आपका हो जाएगा 248 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इस तरह हम लोग एक और टर्म लिखना है तो लिख सकते हो, वरना हो गया एक टर्म से काम चल जाएगा। फिर आपका 13 है, फिर आपका 8 है, वरना नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो कैसे काम चलेगा वो समझाता हूँ मैं आपको। अगर नहीं भी लिखना है तो काम किस प्रकार चलेगा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे, चलो ठीक है, मेरा इच्छा ना करा है जैसे है वैसे करने का, ठीक है, आपकी इच्छा। इसको हम पलट दिए, कहीं कोई समस्या ना होगा। अब इसके लिए हम लोग जो है, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, a = 253 हो गया।
डी का मान हुआ कहीं पर किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना। हम इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमेशा बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग 2 4 6 8 लिखे थे, हमेशा बाद वाले टर्म में 4 में ही 2 को सब्ट्रैक्ट करते थे, हमेशा 8 में ही 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा 8 में 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, सिंपल सा -5 हो गया। ओके, मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे हो आप, कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब हमको जो है स्टार्टिंग से 20वां टर्म, मतलब हमको 20वां टर्म बताना है, बताएंगे हम लोग नाउ। 20वां टर्म बताना है ना, A20 कितना हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, A + 19t। ये याद रखना, ठीक है। कहाँ पर हम लोग को जो है पलटना है, कहाँ पे पलटेंगे, जब हम लोग को यहाँ पर लास्ट टर्म से बोला जाएगा, वरना अगर तनिक भी दिक्कत हो रहा है तो हम फिर वही फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लास्ट टर्म से उस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, स्टार्टिंग टर्म से सिंपल सा पहला फॉर्मूला जो बताए थे आपको, फॉर्मूले से याद रखना, तो हमें बता देना आप, वरना ऐसा नहीं आप इसको पलटना ही नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, रिवर्स आपको करना होगा, ठीक है। ध्यान में रखना मेरी बातों को। अब यहाँ देखोगे ए का मान कितना दिया हुआ 253, अब प्लस 19 इंटू डी का मान -5 दिया हुआ, इसको सॉल्व कर लेना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ 253 है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस एक बार माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 19 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 95 हो गया। अब सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करना होता, अब 3 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, भैया जी करते हैं ना, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर 5 हो गया, अगेन यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इतना आपका 20वां टर्म निकल चुका है। बस इस प्रकार हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दो आप हैंड, ऐसे लिखोगे द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 158। लिख दो हैंड, द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज कितना निकल गया 158। ये आपका बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकला। इसी प्रकार आपको बनाना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखोगे और थोड़ा समझने का प्रयास करोगे आप, ठीक है। ओके भैया, अच्छा ये समझ में आया ठीक से ना? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी समस्या होगा ना, पूछ लेना है भैया हाँ समझ में ना आ रहा, ऐसा वैसा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग अब सेकंड प्रश्न पर पूरा का पूरा ध्यान देने वाले हैं। तो सेकंड प्रश्न को देखो, सेकंड क्वेश्चन को देखो और इसको पहले खुद से लिखो और समझने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है, फाइंड क्या करना है। पहले प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास आपको करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं हमको क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, एक बार पहले खुद से विचार करोगे। उम्मीद करते हैं खुद विचार कर लिए होगे। अब प्रश्न को देखोगे, यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको कहा जा रहा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझ लो। किसी एपी का जो है 7th टाइम द 7th टर्म का मतलब क्या हुआ, इसको समझो। कोई एपी है उसका 7th टर्म की बात की जा रही है, तो A7 की बात की जा रही है। इसमें 7 टाइम्स मतलब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ 7 और A7 में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। ओके, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म को आप समझो। जब तक नहीं समझोगे समस्याएं बढ़ती रहेंगी। समझो, समझने का प्रयास करो। यहाँ से यहाँ तक क्या कहा गया है? यहाँ से यहाँ तक कहा गया है कि 7th टर्म, किसी एपी का जो 7th टर्म होगा ना, उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स करना है उसका। तो सिंपल सा जो 7th टर्म था A7 था, उसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इज इक्वल टू, ये बराबर है, किसके बराबर है? 11th। अच्छा, 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, अर्थात जो भी इस एपी का 11th टर्म होगा A11, उसका 11 टाइम्स करना है, उसके इक्वल है। ये आपको दिया हुआ है। एक बार सिंपल सा क्वेश्चन फिर से पढ़ के यहाँ तक पहले समझो जो हम लिखे हुए। एक बार फिर से आप खुद पढ़ो, क्योंकि समझना आपको है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनाना है, हमें नहीं बनाना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ करके यहाँ तक समझने का प्रयास करोगे। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इस तरह क्वेश्चन याद रखना। ये 2018 2016 इधर पूछा गया क्वेश्चन है और इसको आपको समझना ही होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा भी जाता है हम लोग के एग्जाम में, तो थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ओके, एक बार फिर से समझो, यहाँ तक जो हम लिखे हैं इसको फिर से खुद से समझने का प्रयास करो। क्या कहा गया है? मतलब 7 टाइम्स करना है 7th टर्म का, कर लिए। फिर 11 टाइम्स करना है 11th टर्म का, कर लिए।
ओके, अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको 18th टर्म निकालना है, 18वां टर्म हमको निकालना है। ये बाद की बात है, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, वो पहले देख लेते हैं। आपको जैसे पता है आपको 18th निकालना अर्थात a+17d आपको निकालना है। अगर सॉल्व करते समय ही कहीं पर a+17d हो जाए तो वो और अच्छी बात है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक बार आपसे अनुरोध है कि इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और प्रयास करना है आपको कि हाँ सॉल्व हम करें, ठीक है। आप खुद पहले प्रयास करोगे, प्रयास कर लिए होगे, देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझने का प्रयास करोगे। सिंपल सा a7 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और a11 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करते हैं 7, जैसे ही एक टर्म से दो टर्म में शिफ्ट होंगे हम लोग कोष्ट का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चाहे छोटी कोष्ट हो या बड़ी कोष्ट हो वो आपकी इच्छा। यहाँ a7 की जगह पर लिख सकते हैं a+6d, हाँ आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ a11 की जगह पर लिख सकते हैं a+10d, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या ही समस्या है, लिख लिए। ओके ओके ओके, अब जो देखो क्या करना है, सिंपल सा 7 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई इधर करने वाले करते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a, फिर इसको करेंगे सॉल्व, माइनस कैसे प्लस होगा ना, हाँ जी, आराम से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई किए a में तो 11a हो गया, प्लस का प्लस 11 इंटू 10 तो 110 होगा, आराम से यहाँ तक कर लिया हम लोग। अब सबको एक साइड लेते आना, इस सब को बराबर की उस तरफ कर लो। अच्छा भैया इसी को बराबर की इस तरफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 11a है, बिगर नंबर है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का झंझट नहीं होगा, लेकिन आप इसको इधर भी ला करके सॉल्व कर सकते हो, परेशानी नहीं है। इन सारे नंबर को बराबर की उस तरफ ले जा रहे हैं, तो चलो लेके चलते हैं। इधर पहले से कौन कौन 11a पहले से है और 110 पहले से है ना जी, 110d पहले से है, इस सब को बराबर की उस तरफ लेके जाते हैं। 7a मेरा प्लस में था, बराबर की उस तरफ गया तो -7a हो गया। अगर ये प्लस 42d बराबर की इस तरफ था, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो -42d में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, यहाँ पर 0 रह गया। आराम से a में a सब्ट्रैक्ट करना है, 11 में 7 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता है भैया 4 होगा, तो 4a यहाँ लिखना है आपको। ओके, ये बातें समझ में आ रही है। a में a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a वाले में a को सब्ट्रैक्ट करेंगे और d वाले में हम d को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं 110 है यहाँ 42 है, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, तो भैया सिंपल सा 68 होने वाला है। तो 68d एक बार देख लेना आप भैया जी, क्या ही देखना, आप सॉल्व किया तो क्या ही समस्या होगा, इतना भी अंधविश्वास नहीं करना है आपको। यहां तक हम लोग आ गए। ओके, इस 4 का क्या किया जाए, 4 को कॉमन लो और खत्म करो, बिकॉज हम लोग को a+17d निकालना है। ओके, हमेशा जो निकालना है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। यहां से 4 कॉमन लो, 4 कॉमन ले लिए, यहाँ a बचा, यहाँ इक्वल टू 0, जो निकालना था वो आंसर आ ही जाता है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, थोड़ा सा तकलीफ, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना था कि समझने पे मजबूर हो जाए कि आखिर a+17d कैसे लाएं। यहाँ तो खुद ब खुद आप a+17d आ गया, ऐसे होता है क्या, ऐसे नहीं करना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन में दम रखना है। ऐसा क्या कॉमन लेने के बाद तुरंत आपका जो हमको फाइंड करना है वही आ जा रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना उसमें थोड़ा चेंजेस आपको रखना है अपने अंदर, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पर इस 4 को बराबर किस तरह भेज देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ a+17d बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया, अर्थात a+17d 0 हो रहा है। और इसी a+17d को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिएगा, a+17d को हम लोग a18 कहते हैं। तो यहाँ पर a18 हम लोग लिख सकते हैं, तो a18 बराबर 0 हो गया, जो कि हमको निकालना था। यहाँ तक खुद से पहुंचोगे, ये आपका सॉल्व हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यही से आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ लिखना है लिख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं भी लिखोगे चलेगा, हम क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन को लिखे और इसको सॉल्व कर लिए। जल्दी से यहाँ तक आओगे, एक बार फिर से खुद से सॉल्व करोगे बिना देखे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ खुद से एक बार सॉल्व करो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करोगे, कहीं कोई समस्या ना होगा आपको, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व हो गया, जल्दी बोलो ना, हाँ भैया सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। हम लोग लगभग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, डिविजिबल वाला क्वेश्चन हम लोग इससे पहले 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब आपका दायित्व बनता है यहाँ से, हाँ जी, इसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो अपने दायित्व को पूरा कीजिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ तक पहले आ जाइए आप, हो गया। चलो सर, 3rd नंबर क्वेश्चन, पहले उम्मीद करते हैं पहले खुद से सॉल्व करोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा आपका, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत ही आसान है थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखोगे थर्ड नंबर क्वेश्चन ना, ये खुद आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ भैया ये तो हल्का फल्का क्वेश्चन, ये तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, बिकॉज जैसे पहले 2 क्वेश्चन ऐसा करवाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपसे सॉल्व होएगा होएगा होएगा। आपको सिर्फ यहाँ मिलाना है। हाँ भैया हम मिलाने आए हैं, आप फटाफट मिलाइए कैसे कैसे क्या आंसर निकला है। ओके देखो यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है उसको समझना है। पहले यहाँ बोला गया है क्या, हमको इंटीजर्स लिखना है। किसके बीच इंटीजर्स लिखना है? बिटवीन 200 एंड 500। अच्छा तो लिखते हैं। तो इंटीजर क्या मैं बोल रहा हूँ, इंटीजर्स बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन 200 एंड 500। ठीक है, और डिविजिबल बाय 8। अच्छा यहां पर लिख दो सिंपल सा, इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाय 8। और वो नंबर कौन कौन सा है उस नंबर के बारे में बात करेंगे। अब नंबर कौन कौन सा होगा? 200 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाए, पहले मन में सोचो। ठीक है, उसके बाद मैं निकालने सिखाऊंगा आखिर नंबर कैसे निकालते हैं। तो भैया 200 के बाद क्या 201 है? ना भैया ना। हम कैसे ध्यान रखेंगे कि 8 से डिवाइड होएगा ही होएगा? तो सिंपल सा 200 में आप डिवाइड करो 8 से, तो कितना होगा? तो पूरा पूरा भैया कट रहा है, हमको 200 के बाद ही लेना है, 200 नहीं लेना है। ओके 200 के बाद बोला गया, बिटवीन उसके बीच में लेना है। अब भैया क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में ना आवत है। तो आप एक काम करोगे, आपको एक काम करना है। वो काम क्या करना है? सिंपल सा 201 202 करते करते आपको कहां तक जाना है, जो नंबर मिल जाएगा। भैया सुनिए ना, हाँ हमको पता है 208 होने वाला। अच्छा कैसे आया वो मैं बताऊंगा अभी। 208 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 8 से डिवाइड होने वाला। अच्छा ठीक है भैया, उसके बाद हम लोग सिंपल सा 8 ऐड करते चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर 8 से डिवाइड हो रहा है। भैया ये तो हमका पता है, यहाँ 216 हो जाएगा। इस तरह करते हुए आपको जाना है 224 हो जाएगा। इस तरह हम लोग जो है नंबर्स को लिखेंगे। लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? भैया लास्ट नंबर की बात करते हैं ना, 500 से कम कौन सा नंबर होने वाला? तो 500 से कम सिंपल सा हमको पता है भैया कौन सा नंबर होगा, हम भाग करके देख लेते हैं ना। जो शेषफल निकला उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना होता है ना। 500 में जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भैया 500 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को, तो मेरा हो रहा है 4 9 6। ये नंबर जो है आपका 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, हाँ जी। अब ये हम लोग का बहुत प्यारा सा एपी निकल गया है। इस एपी के लिए हम लोग ए लिखेंगे, हाँ जी। फिर हम लोग डी लिखेंगे। डी कैसे निकालेंगे? सिंपल सा 216 में 208 को घटा देंगे, तो यहाँ पर 216 माइनस 208 कितना हो गया मेरा? सिंपल सा 8 निकल गया। अच्छा भैया ये बात है, ए भी निकाल लिए डी भी निकाल लिए, हमको नंबर ऑफ टर्म बताना है। एन का वैल्यू कितना है? सिंपल सा लास्ट टर्म कितना है? 496। अच्छा तो लास्ट टर्म मेरा 496 है, एन इक्वल टू 496 हो गया। एनी प्रॉब्लम? ना भैया, हम जानते हैं इस लास्ट टर्म को या तो आप एन बोलो या तो एन बोलो, या तो आप लास्ट टर्म तो एल हम लोग बोलते ही बोलते हैं। एन बोलने से क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी, यहाँ देखो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना है रखना है रखना है, आपको भूलना जाना इसे। अगेन यहाँ देखो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू भैया जी 208 है। अगेन एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 8 है, इक्वल टू 496 है। इसको आप खुद सॉल्व करोगे। 208 को बराबर की उस तरफ लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 496 माइनस 208। अच्छा अब यहाँ से वहां जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, जो पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसको नानी की यहाँ भेज देते हैं। आप जाइए नानी की यहाँ पानी पीने, हम आपको बिठा रहे हैं। ओके ला 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 ला। उम्मीद करते हैं ये सॉल्व हो गया होगा, आपसे खुद से सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, इतना समस्या आपको इसमें नहीं आया होगा। अब इसको हम पहले वहां लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ फिर से लिखते हैं, एन माइनस 1 इंटू 8। इसको सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर लो ना, क्या ही समस्या है। यहाँ 6 में 8 नहीं घटेगा, 16 में 8 घटाओ, यहाँ 8 हो गया। हाँ भैया, अगेन यहाँ बचा आपका 8 जी 8 बचा। ओके, यहाँ बचा 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा 2 हो जाएगा। भैया आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलते हैं, क्या कर रहे हैं? सामने पढ़ाते हिंदी वाले को, आपको पढ़ाते इंग्लिश में। अब मेरा आधा आधा हो गया सब कुछ, कभी हिंदी कभी इंग्लिश होता है, आपको मैनेज कर लेना होगा। अच्छा ठीक है भैया, वो कर लेंगे। ओके 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 ठीक है चलो यहाँ ध्यान दो। इस 8 को बराबर की उस तरफ भेज देते हैं। भैया एक बात सुनिए ना, अगर एक बात, अच्छा मैं इसके बाद आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस 8 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा।
ठीक, ओके 24 4 36, ओके। एन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, -1 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ से एन का वैल्यू मेरा 37 निकल जाएगा। एक बात सुन लो, अगर सॉल्व करते समय अगर एन का वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में नहीं निकलेगा, अर्थात नेचुरल नंबर के फॉर्म में बटे के रूप में आ गया, तो समझना वो वैल्यू उसका टर्म नहीं है। अगर मान लो एन का मान निकल गया कितना, 3/2 निकल गया, तो इतना समझ लेना जिस टर्म की बात की, जैसे मान लो हम लोग जो है ना an इक्वल टू लेके चले, कितना लेके चले थे, 496 लेके चले थे ना, हाँ जी 496 लेके चले थे, ओके। अब हम लोग उसको सॉल्व करते गए एन का मान निकल गया 3/2। अगर यहाँ पूरा का पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, आने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। an बराबर 496 है, हम लोग सॉल्व किए जा रहे हैं, एन का मान मेरा जो है इंटीजर नंबर मतलब नेचुरल नंबर नहीं निकला, तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम बोल देंगे ये 496 जो है इस एपी का टर्म नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो परेशान मत होना, मैं वहां बताऊंगा, वहां आपको चेक करने के लिए कहा जाएगा, बताइए इस एपी का जो है 496 आपका टर्म है कि नहीं है। सिंपल सा वहां an मान के चलेंगे, अगर एन का वैल्यू मेरा इंटीजर मैं बोल रहा हूँ लेकिन नेचुरल नंबर बोलना चाहिए, अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो अच्छी बात है, तो वो मेरा एपी का टर्म होने वाला। अगर एन का मान नेचुरल नंबर नहीं आया तो वो मेरा एपी का टर्म नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर खुद से बनाने का प्रयास करोगे। चल नीचे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 208 कहाँ से आया, ये 496 कहाँ से आया, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखे, ओके 3 नंबर को यहाँ से सॉल्व किए लेते हैं भैया, ठीक है सॉल्व कीजिए ना। यहाँ से लिखते हैं 4 स्मॉलेस्ट नंबर, पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है इसका, विच इज डिविजिबल बाय 8। क्या हो जाएगा, सिंपल सा, हमको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है ना, 200 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से हम लोग रिक्वायर्ड नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर हम लोग सिंपल सा 4 लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, अच्छा यहाँ से, अच्छा ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 8, तो क्या होगा, 8 से हम लोग डिवाइड करने वाले 500 में। अब हम लोग करते हैं ना, यहाँ डिवाइड करो, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या निकला भैया, सुनिए ना, रिक्वायर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा जो मेरा 200 है ना, उसमें हमको जोड़ना है, क्योंकि उससे कम तो हम ले नहीं सकते। हाँ जी, उससे कम हमको लेना नहीं है, हमको जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे हम लोग, सिंपल सा इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करके जोड़ेंगे। 8 और 0 को सब्ट्रैक्ट करो, मेरा 8 ही हो गया। 200 में 8 को जोड़ेंगे तो मेरा सिंपल सा 208 हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग सीखे हुए। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम वही काम करने वाले हम लोग, जो भी रिमाइंडर निकला, सिंपल सा रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 500 से कम चाहिए तो घटाना है, घटाने में सिर्फ रिमाइंडर, जोड़ने में इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जोड़ना है। भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए हैं, ठीक है। मैं एक फिर से बोलता हूँ, अगर हम लोग को 200 से ज्यादा लेना है तो जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा ना, 8 और इसको घटा के फिर जोड़ो। अगेन यहाँ पर सिंपल सा हमको इससे कम लेना है, 500 से कम लेना है तो घटा देना, 500 से कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक भैया जी। मतलब घटाना जरूरी ही जरूरी है, चाहे यहाँ पे घटाओ या यहाँ घटाओ। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 500 है ना, 500 हमको घटाना है तब ना कम होगा। कितना घटाना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, मेरा कितना हो जाएगा, 496 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 496 हो गया लार्जेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 208 हो गया। बस इस प्रकार हम इस नंबर्स को यहाँ पर लिखे हुए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। अरे ये क्वेश्चन क्या ही पूछ दिया, हाँ इतना आसान क्वेश्चन, आप खुद देखो समझोगे, आपको समझ में आएगा। हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, यहाँ पर 3 टर्म दिया होगा। अच्छा पहले मिटाता हूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। ला 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 ला। देखो ध्यान से समझोगे। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आपको संपूर्ण समर्पण देना है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो आप, इसमें जो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आपको 3 टर्म दिया हुआ है, तीनों टर्म बोला गया ये एपी में है, आपको ऐसा दिखाना है।
एपी में है, दिखाना है, अर्थात क्या ही करना होगा एपी दिखाने के लिए, सिंपल सा सबके लिए डी का मान निकालना है और हमको वो वैल्यू सेम दिखाना है। हाँ, डी का वैल्यू सेम आ रहा है तब जाके वो एपी में होगा। अगर जैसे मैं आपको 3 टर्म दे दूं, यहाँ पर 2 है, 4 है और 6 है, हम बोले इसको एपी में दिखाओ, तो आप सिंपल सा पहला डिफरेंस निकालोगे, फिर सेकंड डिफरेंस निकालोगे। पहला डिफरेंस किस प्रकार निकालोगे, इस 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 निकल जाएगा। अगेन सेकंड डिफरेंस किस प्रकार निकालोगे, इस 6 में 4 को डिफरेंस करेंगे, मेरा 2 हो जाएगा। सारा डिफरेंस सेम है तो लिखना है देयरफॉर हियर कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो ये मेरा एपी में हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे क्या करना है, बिल्कुल आप समझ गए होगे। अगेन 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 यहाँ देखोगे आप, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, किस प्रकार करना है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ओके भैया। तो यहाँ पर हमको 3 टर्म कौन सा दिया हुआ है भैया, यहाँ पर जो 3 टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उस तीनों टर्म को लिख लेते हैं। तो हियर क्या क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर और दिया हुआ एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमको टर्म दिया हुआ है, हमको सिंपल सा चेक करना ये एपी में है कि नहीं है। तो सबके लिए हम लोग d1 d2 निकाल लेते हैं। ओके, तो नाउ d1 क्या हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करें करते हैं। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, देख लो माइनस के बाद, इसलिए हम लोग कोष्ट का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर माइनस नहीं होता तो फिर क्या ही समस्या था, माइनस जो है सबके सिंबल को चेंज करने वाला। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूले को अच्छे तरह से आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस के कारण सबका सिंबल चेंज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट, मेरा 2ab पहला डिफरेंस निकल चुका है। अब सेकंड डिफरेंस निकालने वाले हैं, अर्थात सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखते हैं इसका रिजल्ट कितना होता है। हम लोग सिंपल सा a प्लस बी के होल स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि माइनस के बाद 2 टर्म लिख रहे हैं तो कोष्ट में लिखना बेहद जरूरी है, इस बात को समझो। अगर नहीं लिखोगे कोष्ट में तो गलत हो जाएगा। ओके, बस यही गलती कराने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप जो है माइनस के बाद कोष्ट में ना लोगे, ऐसी अगर गलती करोगे तो ये क्वेश्चन गलती होगा और होगा ही आपसे, कितना भी आप मेहनत कर लो। यहाँ पर कोष्ट लेना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि आगे माइनस नहीं है तो कोष्ट नहीं भी देंगे चलेगा, माइनस रहेगा तो कोष्ट लगाना है आपको। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई, सबका सिंबल चेंज करेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आराम से मेरा 2ab निकल गया। कॉमन डिफरेंस मेरा सेम हो रहा है, तो लिखना है आपको हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो ये आपको लिख देना है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा। अगेन 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 5वां नंबर क्वेश्चन पर हो गया, मैं आपको समय दे रहा हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन पर हो, समझो, समझने का प्रयास करो। हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे ये सॉल्व होगा उसको समझो। 5वां नंबर क्वेश्चन देख करके ये सॉल्व कैसे होगा वो समझने का प्रयास करो। तो आप उम्मीद करते हैं आप 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़े होंगे और कम से कम ये समझ लिए होंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ इतना समझ लोगे ना, ये क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने का प्रयास करो। अगर मैं कह रहा हूँ उसको एक बार पढ़ो तो पढ़ो, एक बार समझो और बनाने का प्रयास करना, बनेगा आपसे। यहाँ बोला गया विच टर्म ऑफ एपी, एपी का ऐसा कौन सा टर्म है, यहाँ एपी आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। इस एपी का कौन सा टर्म है जो 120 से ज्यादा है 21वें टर्म से, ऐसा हम बताए हुए हैं सेकंड की थर्ड क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, इसको आप बना सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन, छोड़ दें इस क्वेश्चन को, बता ही देते हैं। ठीक, देख लो कैसे बनाना वो समझो। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है जो 21वें टर्म से, कौन से 21वें टर्म से कितना ज्यादा, 120 से ज्यादा है। तो सिंपल सा यहाँ से आपको n का वैल्यू निकालना है। उम्मीद करते हैं आप खुद बनाओगे ऐसा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लगभग करवा चुके हैं ऐसा, तो आप बना सकते हो ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है, समझना है। तो हियर एपी क्या दिया हुआ, एपी हम लोग को दिया हुआ है 3 है, 15 है, उसके बाद 27 है, फिर 39 है, ये हम लोग का एपी है। हाँ जी, एपी दिया हुआ है।
अब इस AP के लिए A का मान क्या है, 3 है, D का मान क्या है, 15 माइनस 3 है, अर्थात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, A का मान निकालिए, D का मान निकालिए। नाउ हम लोग यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है विच टर्म ऑफ AP का ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 21वें टर्म से 120 ज्यादा है, ठीक है। A 21st टर्म से कितना ज्यादा है, आपका 120 ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A21 का फॉर्मूला a प्लस 20d, हाँ जी। अगेन 120 लिख लिए, जहां जहां a दिख रहा है वहां पर 3 रखो, जहां d दिख रहा है वहां 12 रखना है आपको। तो रखते हैं ना, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 12 हो गया, यहाँ पर 3 प्लस d का मान आपका 12 हो गया प्लस 120। अब जो है ये 3 आपस में कैंसिल आउट ऐसे दिख रहा है हमको, ठीक है। सबको एक तरफ लेते हैं, एंगलिंग पहले सॉल्व कर लेते हैं, ओके। एक तरफ ला ले क्या, एक तरफ लेते आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 प्लस, अच्छा रहने दो, जैसे है वैसे रहने दो, ओके। आप ही क्यों परेशान हो गए, सिंपल से इसको पूरा सॉल्व करो। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 240 हो गया प्लस 120 हो गया। आप एक काम कर सकते हो, इस +3 को बराबर की इस तरफ लेके चल जाएंगे, लेके चल ही जाते हैं। यहाँ पर मेरा -3 हो जाएगा, ओके। इसको जोड़ो और 3 घटा दो, या फिर इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दो, वो आपकी इच्छा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। अगेन यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर क्या होगा, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, 360 हो जाएगा। ऐड करो आप, 360 होगा। कैलकुलेशन आप खुद से की होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि आप इसको पहले बना चुके हो, आपको सिर्फ यहाँ मिलाना है। हाँ भैया मिला ही रहे हैं, आपको पता छोड़ रही है हम मिला रहे हैं कि ना मिला रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है ना, उधर जाएंगे डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, मेरा 30 हो जाएगा। n माइनस 1 का वैल्यू मेरा 30 निकल गया, और सीधा n का वैल्यू मेरा माइनस बराबर की उस तरफ जाएगा, 30 प्लस 1 अर्थात 31st हो जाएगा। हाँ भैया 31st टर्म ऐसा है, मतलब यहाँ पर टोटल 31 टर्म है, 31 टर्म है, जो कि 21वें टर्म से 120 ज्यादा है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ लैंग्वेज आपको लिख लेना है, हेंस हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। हेंस आपको लिखना है 31st टर्म ऑफ AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इस प्रकार आपको करना है और लिखोगे। लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो, यहाँ पर जो हम बोले इसको सुन करके आप लैंग्वेज लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सॉल्व हो गया होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं और आपको एक बात बताना था, आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम जिस पल का इंतजार कर रहे थे ना, वो कौन सा पल, कि अब एक ऐसा समय आना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जहाँ से हम लोग लेवल अप करें। मैंने बताया था ना कि एक ऐसा समय आएगा, भी हम लोग आसान पढ़ रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जहाँ से हम लोग अपना लेवल अप करेंगे, ऐसा लेवल अप करेंगे बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह होगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। तो वो समय आ चुका है। अब यहाँ के बाद जितना भी क्लास होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन पर, हाँ जी, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले खुद समझोगे, याद रखना, पहले इसको खुद से बनाना है। अगर ऐसा नहीं करोगे फिर हम वापस उसी मेथड पर आ जाएंगे, किताब लेंगे और बाकी बताएंगे, सारा चैप्टर बनाने के लिए दे देंगे। बिकॉज ये मतलब तरीका जो है, ये तरीका तभी सक्सेस हो पाएगा जब आप क्वेश्चन को, भले ही आप नहीं जानते हो, लेकिन आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा लेंगे, इसमें ये जो चल रहा है अरिथमेटिक क्लास, इसका भी आपका 10, 12, 13 लेक्चर होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। लेकिन आपको खुद ये सोचना होगा कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले खुद समझे क्वेश्चन को। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं सॉल्व करना, लेकिन खुद से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। कैसे समझने का प्रयास करना, हाँ ये क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ 5th टर्म, मतलब यहाँ पे 5वां टर्म की बात की जा रही है, 5th टर्म की बात की जा रही है, तो A5 लिख दिए, ठीक है। अगेन बोला गया है इस 26, ये A5 जो है 26 के बराबर है। और फिर ये बोला गया कि इसका 10वां टर्म जो है 51 है, A10 जो है मेरा 51 है, ये लिख लिए। फिर बोला गया हमको AP निकालना है। AP निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हम AP तभी निकाल सकते हैं जब हमको A पता होगा, D पता होगा, तब ना हम AP निकालेंगे। AP निकालने के लिए क्या ही चाहिए, हमको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3। A1 के लिए हमको A चाहिए, A2 निकालना है, मतलब टर्म तो निकालना होगा ना। AP मान लो कोई सा टर्म, ये AP कैसे बनता है, A1 से बनता है, फिर A2 बनता है, A3 से मिल करके डॉट डॉट लिख देंगे तो AP बन जाएगा। कम से कम हमको 3 टर्म निकालना होगा, तो पहला टर्म A के बराबर हो जाएगा, सेकेंड टर्म A प्लस D के बराबर हो जाएगा, थर्ड टर्म A प्लस 2D के बराबर हो जाएगा। लेकिन AP निकालने से पहले हमको A निकालना होगा और D निकालना होगा। कम से कम इतना सिर्फ सोच लोगे ना,
बस इतना सा ही आपसे इच्छा मतलब आपसे उम्मीद है कि इतना दूर आप पहुंच जाओ। अब ये सोचना, इसके आगे का बताना मेरा दायित्व है कि हम ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे। आज के बाद से यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आएगा कम से कम उसे सोचोगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। हम ये समझ गए ना क्वेश्चन में इतना दिया हुआ इतना दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, एपी निकालना है, अर्थात ये एपी निकालना है। एपी कोई भी होगा, A1 A2 A3 A4 A5, इस फॉर्म में मेरा एपी होने वाला। हम A1 कैसे निकालेंगे, A1 मेरा ए के बराबर होता, A2 मेरा A प्लस डी के बराबर होता है, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। A3 मेरा A प्लस 2D के बराबर होगा। अब वहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको आपको खुद समझना होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको खुद समझोगे, पहले नहीं समझ पाओगे फिर मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। अब आप खुद सोचोगे भैया क्या ही कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ A5 है, A5 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4D, हाँ भैया लिख सकते हैं। यहाँ 26 हो गया। यहाँ पर A10 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 9D, यहाँ 51 हो गया। हमको A और D निकालना है। क्या करेंगे, अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, D का मान निकल जाएगा। हाँ, डी का मान निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में डी का मान पुट करेंगे, ए का मान निकल जाएगा। ए और डी निकल गया, आराम से A1 A2 A3 निकाल लेंगे और AP लिख देंगे। हेंस AP इक्वल टू A1 A2 A3। ए का मान निकल चुका, A1 का मान निकल चुका है, A2 का मान निकल चुका है, A3 का मान निकल चुका है। आराम से आप जो है AP निकाल सकते हो। मतलब सिर्फ आप सोच करके, अपना दिमाग लगा करके कोई भी क्वेश्चन जो है भले ही गलत बने लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हो। इतना मैंने तरीका बता दिया है आपको अब। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस बचा हुआ है। और प्रैक्टिस के समय भी आप ये सोच के चलोगे हम जो है नहीं जानते इसके बारे में, जितना जानते हो। आपको ये पता है ना कि फिफ्थ मतलब ये जो फिफ्थ टर्म है हम A5 को कहते हैं, हाँ जी। 10th टर्म हम लोग A10 को कहते हैं, जो कि 51 के बराबर है क्वेश्चन में। बस इतना ही पढ़ के समझने का प्रयास करना है आपको, पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं मैंने जैसे समझाया वैसे इस पहले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, आज जो है आपका तारीख क्या हो गया, आज तारीख क्या हो गया, 18 हो गया क्या, 18 तारीख हो गया ना। हाँ, आज हो गया आपका 18 अक्टूबर। देखो मुझे डेट याद है लेकिन डाउट में रहता हूँ डेट, बताओ मैं भूल जाता हूँ डेट कभी कभी। आज हो गया आपका 18 अक्टूबर और जैसा कि आपने ही हमें कहा था कि हम जो है भैया 20 अक्टूबर तक में, हाँ जी 20 अक्टूबर तक में हम 45 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे ना, ये आपने ही कहा था। और आज जो है आपका 45 लेक्चर ही है, ये लास्ट लेक्चर है आपका, जितना हम लोग टारगेट लेके चले थे। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप कंप्लीट जरूर कर लोगे। ठीक है, देखो अब समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 18 अक्टूबर इम्पोर्टेंट डे, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा, थोड़ा आप देख लेना। 18 अक्टूबर को कोई इम्पोर्टेंट डे है क्या, मुझे आज ध्यान में नहीं आ रहा कि 18 अक्टूबर को कोई सा इम्पोर्टेंट डे हो। ठीक है, मतलब कोई ऐसा जो घटना घटा हो 18 अक्टूबर को, वो मुझे आज ध्यान में नहीं आ रहा, वो आप खुद देख लेना। हाँ, क्या घटना घटा क्या घटना नहीं घटा, हम लोग इसको आगे देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखोगे अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने समझाया वैसे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, बिल्कुल आप प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं आप इसको प्रयास करोगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखो, सॉल्व कैसे करते हैं वो समझोगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 5वां टर्म दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है, 5th टर्म दिया हुआ है। मतलब हम इसको 5th बोलने में इतना लड़खड़ा क्यों रहे हैं, हाँ 5th टर्म बोल दी, ठीक यहाँ पर 5th टर्म दिया हुआ है, कितना 26 दिया हुआ है। ओके, अगेन हमको 10th टर्म दिया हुआ है 51, 51 ना, हाँ जी 51 दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पर इक्वेशन में बना लेते हैं हम लोग, इक्वेशन यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमको 5वां टर्म दिया हुआ है, सिंपल साइज A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 26, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अगेन और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है A10 इक्वल टू हमको दिया है 51, A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं इक्वल टू 51 हो गया। यहाँ से इक्वेशन सेकेंड हो गया, आराम से इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने वाले। ठीक है, चल करते हैं, इक्वेशन सेकेंड लिखोगे A प्लस 9D इक्वल टू 51, यहाँ पर क्या है A प्लस 4D इक्वल टू 26, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर रहे हैं, सबका सिंबल चेंज होगा, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। ओके, देखो यहाँ से A से A कैंसल आउट, यहाँ 9D और 4D ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरा 5D बच जाएगा, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो यहाँ 5 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से D का मान निकाल लिए हम लोग, कितना निकल जाएगा भैया, D का मान हम लोग का 5 निकल जाएगा। अच्छा 5 निकल गया। अब किसी एक इक्वेशन में हम लोग जो है D इक्वल टू 5 पुट करके हम A का भी वैल्यू निकाल सकते, तो पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पहले लिख ले,
कितना है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 4d इक्वल टू 26 है। यहाँ पर सिंपल सा जैसे ही हम लोग d का मान पुट करेंगे हम लोग के सामने एक प्यारा सा इक्वेशन आने वाला, मतलब रिजल्ट आने वाला। d का मान 5 पुट किया, 5 चौके 20 इक्वल टू 26, 20 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, a का मान निकल गया 26 माइनस 20 अर्थात a का मान यहाँ पर 6 निकल चुका है। भैया मजा आ गया, मजा बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देख करके। a का मान 6 निकल गया, d का मान 5 निकल गया, और क्या ही चाहिए हम लोग को। अब ap निकालना है, ap के लिए हमको a1 निकालना होगा, a2 निकालना होगा, a3 निकालना होगा, तो निकालते हैं। अगेन a निकल गया, d निकल गया, अगेन हम a1 निकाल सकते हैं, a1 a के बराबर होता है, a का मान 6 है तो 6 हो गया। फिर a2 a प्लस d के बराबर होता है, हाँ भैया, तो a का मान 6 है, d का मान 5 है, आपका 11 निकल गया। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है आप सिर्फ सुन करके भी समझ सकते हो। a3 का मान a प्लस 2d होता, हाँ भैया, a का मान 6 है, d का मान 5 है, तो कितना हो गया 6 प्लस 10 अर्थात कितना हो गया 16 हो गया। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। चलो यहाँ से a1 a2 a3 निकाल लिए, अब यहाँ लिखोगे हैंस, ठीक है, हैंस AP क्या हो जाएगा, सिंपल सा AP मेरा हो गया a1, a2, a3 अर्थात कितना हो गया 6, 11, 16, कम से कम 3 टर्म होना चाहिए AP के लिए। यही मेरा प्यारा सा रिजल्ट हो गया। बताओ कितना आसान था, बहुत आसान था। और आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है आपका ये सेकेंड क्वेश्चन। इसको अच्छे तरीके से आप बनाओगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये चारों क्वेश्चन एक पे एक है। अगर दिमाग लगाओगे, पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे इसको, ठीक है। तो भैया की बात मानो ना, चारों क्वेश्चन पे एक साथ आप ट्राई कर लो। 3 क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन को एक साथ ट्राई करो, एक साथ आप सिर्फ मिला लेना, जल्दी क्लास भी हो जाएगा आपका, ठीक है। एक साथ तीनों क्वेश्चन को लिख लो रफ में या कहीं पर अच्छे तरीके से, और वही लिखो ना कॉपी में। गलती होगा तो क्या होगा, क्या ही होने वाला। सिंपल सा क्वेश्चन लिखो और खुद से ट्राई करने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप जो ट्राई करोगे ना, तो जहाँ जहाँ गलती होगा सिर्फ आपको वो देखना होगा, उसको समझना होगा, ठीक है। बाकी तो आप जान ही रहे हो। हम चाहते हैं आप अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, ठीक है। हम इतना सिखा चुके हैं आपको, इतना बता चुके हैं कि अब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन था, जैसे जैसे मैंने कहा था वैसे नहीं सॉल्व हुआ, आराम से इसको डिस्क्राइब किए, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए, d का मान निकल गया, फिर a का मान निकालिए, a1 a2 a3 निकालिए। ये आप खुद भी कर सकते थे मेरे बताने के बाद, ठीक है। अब इसी तरह इन सब क्वेश्चन को समझना है, भले ही किसी तरह बने। हम जो टूटा फूटा बना दिए, लेकिन बनाओगे ना कुछ भी तो आपको लगेगा हाँ मेहनत किए हैं, समझे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने का, मतलब अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए हैं कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मन में ऐसा नहीं रहेगा कि आपने प्रयास नहीं किया, ठीक है। मैंने एक अब छोड़ो रहने दो। वैसे मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे कोई भी काम हो उसमें सक्सेस मिले कि ना मिले, ठीक है, कभी भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने प्रयास नहीं किया। प्रयास आप हमेशा करो, चाहे आपको सफलता मिले कि सफलता नहीं मिले, हमको उससे मतलब नहीं रखना है, हमको प्रयास से मतलब रखना, हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ ध्यान दोगे। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन मिलाएंगे। उम्मीद करते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों क्वेश्चन आप लिख करके चारों पर, हाँ जी, चारों को प्रयास जरूर किए होगे, और प्रयास किए होगे तो कहीं ना कहीं आप चारों को सॉल्व भी कर लिए होगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। भले ही बेहतर क्वेश्चन है, गलती सॉल्व हुआ होगा, हाँ 2 लाइन बना होगा आपसे, 2 लाइन, हाँ जी 2 लाइन, बस उसी से हमको मतलब है। हाँ उतना सही आपका बन गया, बहुत बन गया, लेकिन वो अपने से बना है ना, जो चीज अपने से बनता है ना उसका अलग वैल्यू होता है, इतना समझ के चलना। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से बनाए होंगे, ठीक है। नहीं बना होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपने प्रयास जरूर किया होगा इस तीनों क्वेश्चन के लिए। हमको उस प्रयास से मतलब, आप 2 लाइन तक गए होंगे, हमको उस 2 लाइन मेरे लिए बहुत अनमोल हो जाएगा। याद रखना, जो अपने से आप किए होगे, जो मेरा देख करके सॉल्व खुद से कर रहे हो, खुद से सॉल्व नहीं हुआ, वो मेरा हिंट से लेके सॉल्व हुआ। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो चुका है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर तो आप आराम से कर ही लोगे। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, कुछ नहीं बताया, आपके सामने बस यूं ही क्वेश्चन रखा हुआ है। अगर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, 2 लाइन 3 लाइन तक पहुंच रहे हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। बिकॉज वही जो है ना, जो अलग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि हम जो है सिर्फ टाइप को क्लियर कर रहे हैं ना, वहां पर एग्जाम में वो क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, किताब का हर एक क्वेश्चन बनेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद से क्वेश्चन को 2 लाइन 3 लाइन तक ही पहुंच रहे हो, लेकिन आप पहुंच रहे हो, वो डिपेंड करने वाला। इस बात को समझना। अगर पूरा बुक चाहते हो पूरा क्लियर रहे हम लोग, हमारा मतलब आपका ही पूरा बुक क्लियर रहे, इसका मतलब है आपको हर एक क्वेश्चन जो देते हैं पहले खुद से प्रयास करना है। यहाँ देखो, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन हम मिलाते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं फिर से कहूंगा, अगर अभी तक आप सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं लिखे हो, नहीं समझे हो, पहले लिखोगे खुद से और समझने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। अब देखो हम लोग फिर से वही करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और लिखते हैं। यहाँ पर बोला गया है इन ए सर्टेन एपी, कोई एपी है उसमें जो है 32nd टर्म जो 32वां टर्म है वो क्या है, ट्वाइस द 12th टर्म, मतलब 12वें टर्म का दोगुने के बराबर। भैया ये तो बहुत अच्छा बात किया गया है। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, तो वरना सिंपल सा आप लिख सकते हो गिवन डेट दिया हुआ है। गिवन डेट क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि जो 32वां टर्म है 32nd जो टर्म है, हाँ भैया है टर्म, वो बराबर है किसके बराबर है, 12वें टर्म के दोगुने के बराबर है, अर्थात 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 812 के बराबर है। भैया हम तो लिख लिए, अब हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, अब जो प्रूफ करना है इधर बगल में लिख लेते हैं, आपको सॉल्व में नहीं लिखना है। हमको प्रूफ करना है कि जो 70वां टर्म होगा 78th टर्म जो होगा A70 वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, 31st टर्म के दोगुने। हाँ यहाँ पर भी 31st टर्म के दोगुने के बराबर हो रहा है। अच्छा जी, मतलब दोगुने के बराबर हो रहा है, ऐसा जोड़ी नहीं कि यहाँ पर भी 31st टर्म है। भैया वो तो मुझे पता है, अब यहाँ पर इसको हमको इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, कैसे होगा, सिंपल सा आप एक काम कर सकते हो, बहुत प्यारा सा काम ये कर सकते हो, इसका सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का रिलेशन लेते आना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ए का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि ए सिंगल टर्म में रहेगा। हाँ भैया 2a बन सकता है, या फिर सब्ट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आपका a रहेगा, यहाँ 2a रहेगा, तो कहीं ना कहीं 2a में a सब्ट्रैक्ट होगा तो a निकल जाएगा। a का वैल्यू आपका कुछ ना कुछ निकल जाने वाला, हाँ a का मान कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, a और d के फॉर्म में निकलेगा, a का मान हम कुछ पुट कर देंगे जो मेरा यहाँ पर निकला है, आराम से हम लोग का जो है d का मान निकल जाएगा। फिर आराम से किसी एक इक्वेशन में d का मान पुट करके a का भी मान निकाल लेंगे और हम लोग का a और d निकल गया। और क्या ही चाहिए, आराम से हम बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, अगर अभी भी नहीं समझे हो ठीक है, यहाँ देखो समझना है, जानना है, हमको ये प्रूफ करना है, हम इसका वैल्यू लेके चलेंगे या फिर इसका वैल्यू लेके चलेंगे, ये आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करते क्या करते समझना है, सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है, ओके ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, कैसे बनाना है वो समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि A70 जो है इसके बराबर होता है। आप एक काम कर सकते हो, ये निकालने के बाद आप A70 निकाल लोगे, हाँ भैया, फिर इसका वैल्यू निकाल लोगे, अगर दोनों बराबर निकलेगा तो बोल दोगे ये दोनों आपस में बराबर है। ये करना, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, यही आपको करना है। अगर देखते हैं इसको बनाते हैं, पहले खुद से प्रयास करोगे, प्रयास करने का समझ में आ जाएगा तो सिंपल से आपको मिलाना है, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो A32 को हम लोग क्या कह सकते हैं, A + 31D बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर 2 इंटू, देखो यहाँ पर एक सिंगल टर्म को दो टर्म में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आराम से हम लोग A12 को लिख सकते हैं क्या, A + 11D। भैया ये तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, और पोस्ट में लिखना है, ध्यान में रखना, क्योंकि सिंगल टर्म को दो टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। भैया वो तो मुझे पता है। अब यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2A + 22D। एक काम कर लेते हैं, सबको एक तरफ करो, या तो A वाले को एक तरफ, D वाले को एक तरफ कर लेते हैं, आपकी इच्छा। ऐसा अच्छा चलो सबको एक तरफ कर लो, बाद में वो करते रहेंगे। इक्वल टू यहाँ 2A है, 2A कर ले, चलो सबको इधर लेते आते हैं। आप भी क्या याद रखोगे, भैया कितने अच्छे थे। A + 31D यहाँ पहले से था, सबको बराबर किस तरफ लेते आएंगे, यहाँ 2A है बराबर किस तरफ आया, -2A बन गया, इसको बराबर किस तरफ लेके आएंगे, 22D बन गया, = 0। आराम से जो है A वाले को A वाले के साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा भैया ये A वाला है, ये A वाला है, हाँ भैया मुझे दिख रहा है ये A वाला है। -2 + 1 कितना होता है भैया जी, -A होता है। अरे A - 2A - A होगा, जानते हो ना। इस 2 में इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका सिंबल माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 1 मेरा छिपा हुआ होता है तो -A सिर्फ लिखेंगे। ऐसा हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर 2A रहेगा -A रहेगा तो हम सिंपल सा A लिखेंगे। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ मेरा 1 आ चुका है, ये समझना है आपको। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा -A आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 31 में 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको देखो, ये देखो सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, 8 × 1 = 9 हो जाएगा, 9D हो जाएगा, = 0। A को बराबर किस तरफ लिख देते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, 9D = A हो जाएगा, अर्थात A का मान हम लोग का 9D हो गया। हाँ भैया वो तो मुझे पता चल गया कि A का मान 9D निकल गया। अब यही हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। यहाँ तक पहुंच जाओ, पहले पहुंच गए होगे, अच्छे तरीके से यहाँ तक पहुंचो, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछना है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा A70 और 2A31 इसका वैल्यू निकालना है बारी बारी से, तो निकालते हैं। अगर दोनों का वैल्यू सेम रहा तो दोनों मेरा इक्वल रहेगा, ठीक है। अब निकालते हैं। नाउ A70 कितना निकलेगा वो देखते हैं, तो कितना होगा, A +
मेरे साथ समझना है, बोलना है क्या हुआ क्या नहीं होगा। a प्लस 69d हो गया, हाँ भैया ठीक है। a का मान पुट कर देते हैं 90, तो पुट करें ना, 90 पुट कर दिए, अब प्लस 69d कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। सोचो ना, d को अभी आप मान के चलो क्या, d को मान के चलो, d से क्या होता है जो खाने वाली चीजें, भैया d से जो है क्या होगा, d से कुछ है जो खाने वाला चीज होता, अभी याद नहीं आ रहा क्या होता कुछ ऐसा चीज, छोड़ो ना। अभी डी को हम लोग कुछ मान के चलते हैं, क्या मान के चले, डी को क्या मान लें, डॉल मान के चलते हैं, ठीक है चलो ठीक है। यहाँ 9 डॉल है, यहाँ पर 69 डॉल है, टोटल कितने डॉल हुए भैया जी, सुनिए ना, यहाँ पर टोटल जो है 78 डॉल हो गए, इस प्रकार समझना है। तो 9d प्लस 69d कितना हो गया, 78d हो गया। ये बातें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका वैल्यू निकाल लिए, अब इसका वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू 831 का वैल्यू निकालेंगे। अगेन अगर दोनों इक्वल हो गया तो सिंपल सा हम बोलेंगे ये दोनों आपस में बराबर है, जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे। अगेन यहाँ पर 2 इंटू 831 का वैल्यू निकालने वाले, अर्थात ट्वाइस द 31st टर्म निकालने वाले, ठीक है निकालते हैं। तो 2 मेरा लिख लिए, 831 को क्या लिख सकते हैं भैया, 831 को a प्लस 30d लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ सॉल्व करेंगे, a का मान कितना है 9d है, यहाँ लिख लो, जहाँ पर लिखो a बराबर 9d, इक्वेशन फर्स्ट से लिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर a बराबर 9d हो गया प्लस 30d, हाँ भैया कहाँ से आया a बराबर 9d, इक्वेशन फर्स्ट से आया, याद रखना। अगेन यहाँ पर हम लोग का सॉल्व हो चुका है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ जी 78d निकल गया, इसका भी वैल्यू मेरा 78d निकल गया, a70 का भी वैल्यू मेरा 78d निकल गया। आराम से ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख लो हेंस, यहीं पे लिखो आप हेंस क्या a70 बराबर है 2 इंटू a 31st टर्म, ठीक है। जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा प्रूफ है। मेरे ख्याल से आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई समस्या ना हुआ होगा। उम्मीद करते हैं अपने मन से बनाए होंगे, तो यहाँ तक पहुंचे होंगे, कोई नहीं बस यहीं तक पहुंचे हो उसी में मुझे संतुष्टि है, लेकिन अपने मन से बनाए हो ना, बस वही चाहिए मुझे। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, और ये तीसरा चौथा क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं करना है, वरना उसके बाद से आपके ऊपर से सारा कुछ जाने लगता है, ऐसा मुझे फील होता है। इसलिए हम सोचते हैं 1 घंटे ज़्यादा ना पढ़ाएं आपको, पता नहीं 1 घंटा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, और उम्मीद करते हैं तीसरा चौथा आप खुद प्रयास किए होंगे, ठीक है। अब जो है इसके अलावा जो है हम लोग समझ लोगे, इस 2 क्वेश्चन के अलावा हम लोग आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाले, इसको एक बार फिर से बना सकते हो आप, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, आप एक बार फिर से प्रयास करोगे बनाने का इसको, ठीक है। इसको एक बार फिर से बनाओगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाओगे, आपके लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको फिर से बनाना है, जितना हो सकेगा उतना आपको प्रयास करना, उतना मेहनत करना है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे लेंगे, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन कल की क्लास में देखने वाले, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक से ही देते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक। एक ही क्वेश्चन देंगे, आपको उसको बनाना है। किससे दे बनाने, आप ही बोलो, आप क्या बोलोगे, आप यहाँ मौजूद ही नहीं हो तो क्या बोलोगे आप, बार बार हम आपसे पूछते हैं। अच्छा लो, एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे 2013 का क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। देखोगे क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे आप, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial x square plus 4x plus 3, find the polynomial whose zeros are find the polynomial whose zeros are 1 plus beta plus alpha and 1 plus alpha by beta, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनाओगे 2013 का, ये क्वेश्चन क्या करा समझ लो। इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरोज ये होने वाला, ठीक है। आराम से अल्फा और बीटा के हेल्प से
हम लोग एक काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, ठीक है, निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, उसकी हेल्प से अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा निकल गया। अल्फा और बीटा निकालने के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा हो गया, हाँ भैया अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं, अल्फा का मान जानते हैं, सबका मान पुट करोगे, मेरा इसका भी वैल्यू निकल जाएगा, इसका भी वैल्यू निकल जाएगा आराम से। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है खुद सोचोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस इज दो सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, बताए ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये बताए हुए हैं। आराम से वहाँ पे सम ऑफ द जीरोज में इस दोनों का सम जो भी निकलेगा उसको पुट करोगे, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में इस दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको पुट करोगे, और आराम से बनाओगे, बनेगा। ये हिंट्स आपको नहीं लेना था अगर अच्छे तरीके से पोलिनोमियल पढ़े हो तो, फिर भी आप हिंट्स सुन रहे हो तो इसका मतलब है समस्याएं हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा। आगे हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके ओके।